अब बच्चों पूरा ध्यान बोर्ड पर लगाएंगे। यदि हम एंजियोस्पर्म की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, तो फ्लावरिंग प्लांट के फ्लोएम के अंदर सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइम एंड फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होते हैं। बच्चों यदि हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, टेरिडोफाइट की बात करें, मींस नॉन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में सीप ट्यूब की जगह सीप सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कंपेनियन सेल की जगह एडुबिनल सेल प्रेजेंट होती है। इनको डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने, तो स्ट्रासबर्गर के नाम पर इन्हें स्ट्रासबर्गर सेल भी कह दिया जाता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा भी प्रेजेंट होता है, फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। आपने पढ़ा है फ्लोएम की मोस्टली सेल्स लिविंग होती हैं, पढ़ा है। तो साहब यहाँ पे 3 टाइप की सेल्स लिविंग हैं, एक टाइप की सेल से डेड हैं, और डेड वाली सेल है फ्लोएम फाइबर्स। बच्चों फाइबर कहीं पर भी हो ऑलवेज डेड होते हैं, चाहे वो जाइलम में फाइबर हो चाहे फ्लोएम में फाइबर हो, फाइबर ऑलवेज डेड होते हैं। अब सब इनका डायग्राम मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है।
डायग्राम हो गया? मेरे बनाने के पहले बना लिया आप लोगों ने? जल्दी बनाइए, ये डायग्राम काम आएगा बाद में। 2 महीने हमारा रजिस्टर ओपन करेंगे, डायग्राम सामने होगा, समझ में आएगा क्लास में क्या पढ़ा था हमने। और डायग्राम सामने नहीं होगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि पता नहीं क्या पढ़ लिया था। ठीक है, डायग्राम बनाइए फटाफट। हाँ, इसको बनाना है बेटे। जितने डायग्राम बनाएंगे उतनी एनाटॉमी में क्लैरिटी आएगी, ध्यान रहे। ऑनलाइन वाले बच्चों, सब ठीक चल रहा है? चाहे ऑनलाइन वाले बच्चों से आंसर देते हैं, रिप्लाई करते हैं ऑफलाइन वाले बच्चे? यस, एकदम ठीक, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करें। अब बच्चों एक बार पूरा ध्यान बोर्ड पे समझने पे लगाएंगे, जो छूट गया बाद में बनाएंगे, ठीक है? पहले समझने पर ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं लीफ में फूड का फॉर्मेशन ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, फूड का ट्रांसलोकेशन सुक्रोज की फॉर्म में होता है। यहां से जब सुक्रोज जाता है तो जाइलम से पानी आता है, ध्यान करेंगे। जब सुक्रोज आएगा तो जाइलम से वाटर आएगा, नहीं आएगा? तो सुक्रोज के सॉल्यूशन की फॉर्म में नीचे जाता है, ध्यान करेंगे, पढ़ा होगा शायद आपने। और रूट में पहुंचने के बाद स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, याद है? फूड का फॉर्मेशन मोनोसेकेराइड की फॉर्म में, फूड का ट्रांसलोकेशन डाइसेकेराइड की फॉर्म में, फूड का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में होता है। अब बच्चों बात करने जा रहे हैं सीव ट्यूब के बारे में। नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक होता है, देख पा रहे हैं आप? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें जगह जगह सी मौजूद है, चाहे छाननी मौजूद है, चाहे छाननी को छलनी को सी बोलते नहीं बोलते। तो यहाँ पे जगह जगह सी प्लेट आपको दिखाई देगी, जो कि चाय छानने जैसी होती है। बच्चों एक सी ट्यूब का फॉर्मेशन
मेनी सेल्स के फ्यूजन से होता है, बहुत सारे सेल फ्यूज होकर एक सिंगल सीप ट्यूब बनाती है। तो मुझे बताएं सीप ट्यूब इज यूनिसेलर या मल्टीसेलर? मल्टीसेलर। सीप ट्यूब इज आल्सो नोन एज लिविंग सिंसाइट। इसे लिविंग सिंसाइट कह दिया जाता है। जो भी स्ट्रक्चर सेल्स के फ्यूजन से बनता है उसे सिंसाइट कहते हैं। हम ध्यान करेंगे तो ये लिविंग स्ट्रक्चर है, सिंसाइट है, ध्यान रहे। वेसल के लिए हमने कहा था डेड सिंसाइट, वेसल इज डेड सिंसाइट, याद आया? ये लिविंग सिंसाइट है। जिन सेल के फ्यूजन से सीप ट्यूब का फॉर्मेशन होता है उन सेल को सीप ट्यूब एलिमेंट या सीप ट्यूब मेंबर कह दिया जाता है। तो मेनी सीप ट्यूब एलिमेंट्स के फ्यूजन से, मेनी सीप ट्यूब मेंबर के फ्यूजन से एक सीप ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अरे बात समझ में आ रही है? बच्चों, सीप ट्यूब के सेंटर में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल डेवलप होने की वजह से साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पर आ जाता है। इसे हम कहते हैं पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है। हर एक सीप ट्यूब एलिमेंट के पास में एक थिन वॉल्ड स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटा सेल अटैच होती है। इसे कंपेनियन सेल नाम दिया जाता है। जहां जहां सीप ट्यूब एलिमेंट होती है वहां वहां साथ में कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है। क्योंकि बच्चों दोनों सेल्स का फॉर्मेशन एक ही मदर सेल के डिवीजन से होता है। शुरुआत में एक लार्ज सेल बनती है, उसमें डिवीजन हुआ, दो सेल का फॉर्मेशन हो गया। एक सेल को सीप ट्यूब एलिमेंट कह दिया गया और दूसरी को कंपेनियन सेल कह दिया गया। तो दोनों सेल्स का फॉर्मेशन सेम मदर सेल के डिवीजन से होता है, इसलिए दोनों को सिस्टर सेल्स बोलेंगे नहीं बोलेंगे? दोनों सिस्टर सेल से दोनों बहनें हैं। ये बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है। छोटी बहन बड़ी बहन को कंपनी दे रही है तो कह दिया कंपेनियन सेल है। बच्चों, दोनों सेल की कॉमन वॉल पे, दोनों सेल की कॉमन वॉल पे पिटफील्ड प्रेजेंट होते हैं और पिटफील्ड के थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा पास हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म में कनेक्शन बन गए सब इनके बीच में। बात समझ में आ रही है? बच्चों, शुरुआत में सीप ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन मैच्योर सीप ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, डीजनरेट हो जाता है। लेकिन फिर भी इसे लिविंग माना गया है क्योंकि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। आरबीसी में शुरुआत में न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हम कहते हैं मैच्योर आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड, विदाउट न्यूक्लियस की होती है, लेकिन फिर भी लिविंग मानते नहीं मानते? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है लेकिन साइटोप्लाज्म तो है, इसलिए सेल लिविंग है। तो ये सेल भी लिविंग है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट कर रहे हैं। तो जो सेल अपनी खुद की एटीपी जनरेट कर रही है उसे लिविंग मानेंगे, डेड मानेंगे? लिविंग। तभी तो हमने कहा ये लिविंग सिंसाइट है साहब, लिविंग सिंसाइट है, डेड सिंसाइट नहीं का ध्यान रहे। अब बच्चों, इसमें न्यूक्लियस नहीं है मेजॉरिटी। ऐसी कंडीशन में कंपेनियन सेल का इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम बनना है, कौन सा प्रोटीन बनना है, यही डिसाइड करेगा साहब। कौन? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से मतलब क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है तो इट मीन डीएनए है। डीएनए है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा तो ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो एंजाइम बनेगा। तो यही डिसाइड करेगा क्या कौन सा एंजाइम जाना है। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? तो साहब, सीप ट्यूब एलिमेंट के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम कंपेनियन सेल करती है। बच्चों, दोनों सेल में से सबसे पहले फूड आता है कंपेनियन सेल के पास में। किसके पास में आता है? कंपेनियन सेल के पास में। उसके बाद वहां से होता हुआ सीप ट्यूब एलिमेंट में आ जाता है। जैसे ही फूड नीचे गया, ऊपर वाली सेल में फूड कम हुआ, फिर ये कंपेनियन सेल से फूड आ गया था, फिर नीचे गया, फिर कम हो गया, फिर फूड हो गया। कहने का मतलब है सीप ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को, टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम कंपेनियन सेल करती है। ये प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, मास फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ मंच पढ़ा है कि फूड का मास फ्लो होता है, बल्क फ्लो होता है। मंच ने दिया था, ध्यान करें। और बड़ी ताज्जुब की बात है, साइंटिस्ट को आज तक क्लियरली पता ही नहीं है कि एक्चुअली फूड कंडक्शन होता कैसे। मंच साहब ने जो कह दिया साइंटिस्ट ने मान लिया, और वो भी क्या है? हाइपोथेसिस है, इमेजिनेशन है, कोई प्रैक्टिकली प्रूव्ड कोई थ्योरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपको भी वही मानना है जो मंच साहब ने कहा है कि फूड कंडक्शन हाई टीपी से लो टीपी की ओर होता है। पढ़ा होगा शायद आपने, हाई टीपी से लो टीपी की ओर होता है, वही मानना है आपको भी। तो ध्यान रहे, सीप ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम कौन करता है?
कंपेनियन सेल करती है। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर है। अब बच्चों सीप ट्यूब के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं पी प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? पी मीन्स है फ्लोएम। फ्लोएम प्रोटीन को नाम दिया गया है पी प्रोटीन, ध्यान रहे। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ऐसा माना जाता है ये पी प्रोटीन फूड कंडक्शन में हेल्प करता है। पहला फंक्शन, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। सेकंड फंक्शन, बच्चों कहीं से सीप ट्यूब डैमेज हो गई, तुरंत पी प्रोटीन वहां पहुंच जाता है और केलोस कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर वुंड को सील कर देता है, पैक कर देता है, वुंड को हील कर देता है। तो सेकंड फंक्शन हो गया हीलिंग ऑफ वुंड अलोंग विद केलोस। अरे बात समझ में आ रही है? केलोस के साथ मिलकर ये वुंड को सील कर देता है, पैक कर देता है, इस वुंड की हीलिंग करता है। अब हम ऑटम सीजन की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? ऑटम सीजन की। बच्चों ये सी पोर दिखा रखे हैं मैंने, यही वाले पोर को मैंने लार्ज फॉर्म में दिखा दिया। सी पोर दिखा रखे हैं, 4 सी पोर दिख रहे हैं, यही सी पोर हैं। जब ऑटम सीजन आता है, ध्यान से सुनना है, जब ऑटम या पतझड़ का मौसम आता है तो लीफ फॉल होता है, पत्तियां गिरने लग जाती है। बच्चों सपोज ये स्टेम है, ये लीफ लगी हुई है, लीफ गिरेगी तो यहाँ वुंड या घाव बनेगा, नहीं बनेगा? घाव बनते हैं। जब ट्री से हजारों लीफ एक साथ गिरती हैं तो ट्री में हजारों वुंड बनते हैं। वो अलग बात है, वुंड की हीलिंग भी हो जाती है, लेकिन वुंड तो एक बार तो बने। अब जहां वुंड बनता है वहां से बैक्टीरिया के एंटर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑटम सीजन में बैक्टीरिया के एंटर करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और बच्चों की बैक्टीरिया अंदर आ गया तो सी प्लेट को खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो ऑटम सीजन में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से सी प्लेट को बचाना होता है। दूसरी बात, ऑटम आ गया तो फूड बनना बंद हो गया सा, लीफ गिर गई सा, फूड बनना बंद हो गया। फूड बनना बंद हो गया तो फूड आना भी बंद हो गया। अब फूड नहीं आ रहा तो जाइलम से वाटर भी नहीं आता। और जब फूड आता है तभी तो जाइलम से वाटर आता है। अरे पढ़ा होगा ना शायद आपने। अब फूड नहीं आता तो जाइलम से वाटर भी नहीं आता है। अब जाइलम से वाटर नहीं आता है तो सी प्लेट के ड्राई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑटम में 2 चीजें से फेस करनी पड़ेगी। एक तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, दूसरा ड्राईनेस, ड्राई होने के चांसेस हो जाएंगे सर सी प्लेट। इन दोनों कंडीशन से सी प्लेट को बचाना है और बचाने का काम करता है केलोस। कौन करता है? केलोस, जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। केलोस इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा 1,3 ग्लूकन। बीटा 1,3 ग्लूकन का पॉलीमर होता है। सुनने में ध्यान दीजिए साहब। बच्चों ऑटम सीजन में सी पोल पर पेरीफ्री से केलोस का डिपोजिशन स्टार्ट होता है और केलोस डिपॉजिट होते होते सेंटर तक आ जाता है, लेकिन पूरा पोर ब्लॉक नहीं करता है। सेंटर में माइक्रोपोर छूट जाता है। देख रहे हैं आप, माइक्रोपोर छूट गया साहब। ये जितने भी सी पोल्स हैं इन सब पे केलोस का डिपोजिशन हो जाता है। तो बच्चों इस तरह केलोस पेड़ बन जाता है। इसे केलस पेड़ भी कह दिया जाता है। तो केलोस का पेड़ बन गया साहब। इसमें जगह जगह माइक्रोपोर दिखाई देंगे। तो जितने भी सी प्लेट आप देख रहे हैं ये सारी सी प्लेट केलोस से कवर हो जाती है। और जो केलोस होता है ये म्यूसिलेज की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म होता है? म्यूसिलेज की फॉर्म में होता है। अब म्यूसिलेज की फॉर्म में है तो हाइपरटोनिक है, गाढ़ा है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक है तो जैसे कोई बैक्टीरिया इसमें आके गिरेगा, बैक्टीरिया का प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। अरे मरेगा नहीं मरेगा? तो केलोस ने बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचा लिया सी प्लेट को, पहली बात। दूसरी बात, केलोस म्यूसिलेज की फॉर्म में होता है और आप जानते हैं म्यूसिलेज में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है। तो ये वाटर को होल्ड करके भी रखता है, तो सी प्लेट को ड्राई होने से बचाता है। तो केलोस ने 2 काम कर दिए, सी प्लेट को ड्राई होने से बचा लिया और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचा लिया। अरे इस बात समझ में आ रही है? किस सीजन में? ऑटम सीजन में। अब बच्चों जब स्प्रिंग सीजन आता है तो नई नई लीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नई नई लीव्स आती हैं तो फूड बनना स्टार्ट हो जाता है। फूड बनना स्टार्ट होगा तो फूड का कंडक्शन भी करना पड़ेगा साहब। तो सी पोर ओपन करने पड़ेंगे। तो स्प्रिंग सीजन में एक एंजाइम बनता है, केलेज एंजाइम, जिसे केलेज एंजाइम भी कह दिया जाता है। वो केलेज एंजाइम केलोस को डिसॉल्व कर देता है। केलोस डिसॉल्व होते ही पोर ओपन हो जाते हैं और कंडक्शन अगेन स्टार्ट हो जाता है। फिर साहब नेक्स्ट ईयर फिर ऑटम आया, फिर केलोस का डिपोजिशन हो गया, फिर स्प्रिंग आया, डिसॉल्व हो गया। तो ऐसा केलोस
जो एक सीजन में डिपॉजिट होता है दूसरे सीजन में डिजोल्व हो जाता है उसे हम सीजनल केलोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजनल केलोस। ऑटम में डिपॉजिट हो गया, स्प्रिंग में डिजोल्व हो गया, सीजनल केलोस हो गया सर। यंग सीव ट्यूब में सीजनल केलोस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ओल्ड सीव ट्यूब होती हैं उनमें डेफिनेटिव केलोस या परमानेंट केलोस प्रेजेंट होता है। ये परमानेंट केलोस है साहब, ये एक बार यदि जम जाएगा तो कभी डिजोल्व नहीं होता है। तो जब सीव ट्यूब ओल्ड हो जाती है तो उनमें जमा हुआ केलोस परमानेंटली डिपॉजिट रहता है, कभी भी डिजोल्व होता ही नहीं है। तो ओल्ड सीव ट्यूब्स परमानेंटली ब्लॉक हो जाती हैं, नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। बच्चों प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ चल रही है। प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ चल रही है साहब। हर साल इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है, आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। नया नया फ्लोएम हर साल बनेगा, नई नई सीव ट्यूब, नई नई कंपेनियन सेल बनेगी, वो अपना काम करेंगी। जब वो 3 या 4 साल की हो जाती है, मींस ओल्ड हो जाती है, परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। फिर हर साल एक नया जाइलम की रिंग बन गई, नई फ्लोएम की रिंग बन गई सर, फिर नया फ्लोएम बन गया, फिर नई नई सीव ट्यूब बन गई, कंपेनियन सेल बन गई। वो 3-4 साल तक काम करेंगी, फिर फाइनली ब्लॉक हो जाएंगी। अरे बात समझ में आ रही है? अब साहब ये जो पुराना जो फ्लोएम हो गया, जो ओल्ड सीव ट्यूब हो गई, इसे आगे चल के क्रश कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हम आगे चल के पढ़ेंगे ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ में, जब पुराना फ्लोएम आउटर साइड में आ जाता है तो बाहर बाहर की छाल भी होती है, अंदर से वुड का प्रेशर आता है, दोनों के बीच में आके क्रश हो जाता है, कुचल दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? वैसे भी यूजलेस था तो किसी काम का बचा नहीं था। तो ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ओल्ड सेकेंडरी फ्लोएम को क्रश कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ में अगेन डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हम कह सकते हैं कि फ्लोएम बहुत जल्दी खत्म हो गया सा, मतलब ब्लॉक हो गया, फाइनली खत्म कर दिया गया, लेकिन जाइलम बहुत लंबे टाइम तक काम करता रहता है। जाइलम की ट्रेकिड वेसल बहुत लंबे टाइम तक फंक्शनल रहती है, फाइनली उन्हें भी ब्लॉक होना होता है। जाइलम ट्रेकिड वेसल में भी टाइलोसेज या बैलून बन जाते हैं, फाइनली वो भी ब्लॉक हो जाती है, लेकिन बहुत लंबे टाइम बाद जाके ब्लॉक होती है। ये तो बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाती है सर, इसलिए कहा जाता है phloem remains active for less duration as compared to the xylem. Phloem remains active for less duration as compared to the xylem, क्योंकि बच्चे तो बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। डेफिनेटिव केलोस का डिपोजिशन हो गया, ब्लॉक हो गया, काम करना बंद कर दिया। और जाइलम तो बहुत लंबे टाइम बाद जाके ब्लॉक होता है। ब्लॉक दोनों को होना होता है, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम बाद जाके ब्लॉक होता है। बात समझ में आ रही आता है? यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हुए? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बच्चों बात करने जा रहे हैं हम फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में। इसी डायग्राम में शो कर रहा हूं मैं फ्लोएम पैरेन्काइमा को, ठीक है? शो कर दूं? फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल, लंबी लंबी सेल से मिलकर बना होता है, और इनके बहुत एंड टेपरिंग भी होते हैं। तो बच्चों ये लंबी लंबी सेल से मिलकर बन गया फ्लोएम पैरेन्काइमा, देख पा रहे हैं आप? फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब बच्चों फ्लोएम पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है, इन सेल्स के बीच में भी पिटफील्ड प्रेजेंट होता है और प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। तो याद रहे, पिटफील्ड एंड प्लाज्मोडेस्माटा दो जगह प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, ये पिटफील्ड एंड प्लाज्मोडेस्माटा आर फाउंड बिटवीन द सेल्स ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड बिटवीन द सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल। अरे कह सकते हैं, तो दो जगह पिटफील्ड एंड प्लाज्मोडेस्माटा आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अच्छे से याद रखना है। ट्यूशन पूछ लेगा वो। यहाँ तक क्लियर है? अब पूरा ध्यान एक बात समझने पे लगाएंगे। बच्चों आप जानते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना।
तो ये इसमें स्टोर्ड फूड स्टार्च प्रेजेंट होगा नहीं होगा? स्टोर्ड फूड होता है बच्चों। ये फूड को स्टोर करने के अलावा अदर सब्सटेंसेज को भी स्टोर करता है, जैसे रेजिन को स्टोर करना, लेटेक्स को स्टोर करना, म्यूसिलेज को स्टोर करना। तो अदर सब्सटेंसेज को भी स्टोर कर सकता है, लेकिन मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना। अब ध्यान दीजिएगा, जब ऑटम या पतझड़ का सीजन आता है बच्चों, पतझड़ का मौसम आया, प्लांट की सारी लीफ गिर चुकी हैं, फूड बनना बंद हो चुका है, फूड का ट्रांसलोकेशन बंद हो चुका है, लेकिन ये लिविंग सेल हैं, इन्हें फूड चाहिए साहब, क्योंकि जिंदा रहना है, इन्हें फूड चाहिए। तो ये फूड कहाँ से लेती हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा से लेती है। सबसे नियरेस्ट सेल तो फ्लोएम पैरेन्काइमा की देख लीजिए। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा से ये फूड लेने लग जाती हैं, अपने आप को जिंदा रखती हैं। किस मौसम में? ऑटम में। लेकिन बच्चों यदि ये फूड खत्म हो जाए तो जो रूट में स्टोर्ड फूड है वो ऊपर आने लग जाता है। रूट में स्टोर्ड फूड ऊपर आने लग जाता है ऑटम सीजन में। पहले फूड कंडक्शन अपर साइड से लोअर साइड में चल रहा था, लेकिन अब कंडक्शन लोअर से अपर साइड में चलता है, तो बाई डायरेक्शनल फ्लो हो गया। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ऑटम में तो ये पोर ब्लॉक है, तो ऊपर कैसे आएगा? प्लांट ने व्यवस्था कर रखी है, सेंटर में माइक्रोपोर छोड़ रखे, देख पा रहे हैं आप? इन माइक्रोपोर के थ्रू फूड ऊपर आ जाता है। कमी चाहिए, फूड चाहिए होता है, माइक्रोपोर के थ्रू ऊपर आ जाता है और प्लांट का काम चल जाता है। तो याद रहे, जब भी ऑटम सीजन आएगा, ये फ्लोएम सबसे पहले कौन सा फूड कंज्यूम करेगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा के फूड को कंज्यूम करता है। लेकिन बच्चों एक और पॉइंट है कि मोस्टली मोनोकोट के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा होता ही नहीं है। अरे मोस्टली मोनोकोट में फ्लोएम पैरेन्काइमा क्यों नहीं होता है? क्योंकि मोस्टली मोनोकोट एनुअल प्लांट्स होते हैं। मोस्टली मोनोकोट में लीफ फॉल नहीं होता है, उनकी लाइफ ही 4 से 5 महीने की है। वीट है, राइस है, मेज है, सोरगम है, बार्ले है, 4 से 5 में प्लांट ही खत्म हो गया साहब। कभी देखा है लीफ फॉल होते वन में से? कभी नहीं देखा होगा। तो जब लीफ फॉल होता ही नहीं है तो फूड की रिक्वायरमेंट आती नहीं है साहब, प्लांट ही खत्म हो गया 4-5 महीने में। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा की रिक्वायरमेंट उन प्लांट्स को होती है जो पेरेनियल होते हैं, ट्री की फॉर्म में होते हैं। बात समझ में आ रही है? जिनमें लीफ फॉल होता है। हाँ, यदि कोई मोनोकोट ट्री की फॉर्म में आ गया, उसमें लीफ फॉल हो रहा है, तो उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा भी होगा। इसलिए एनसीईआरटी ने ये लिखा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स। इन ऑल मोनोकोट्स नहीं लिखा उसने, मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स लिखा है। अरे बात समझ में आ रही है? तो फ्लोएम पैरेन्काइमा मोस्टली मोनोकोट्स में नहीं होता है। रीजन समझ में आ गया कि फ्लोएम पैरेन्काइमा का स्टोर्ड फूड ऑटम सीजन में काम में लिया जाता है, और मोनोकोट ऑटम सीजन को फेस करते ही नहीं, कि मोस्टली मोनोकोट एनुअल प्लांट की फॉर्म में होते हैं। बात क्लियर? अब आ रहे हैं हम फ्लोएम फाइबर पे। बच्चों आप जानते हैं फाइबर डेड होते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, लिग्निफाइड होते हैं ऐसा, इसलिए उन्हें स्क्लेरेनकाइमेटस मान लिया जाता है। और बच्चों एक और पॉइंट दिया है एनसीईआरटी ने, फाइबर्स बिकम डेड एट मैच्योरिटी। मैच्योर होने पर फाइबर डेड हो जाते हैं। यार ये ज्यादा बोलने से खांसी आती है, आजकल गला बड़ा सेंसिटिव गला हो गया है, नहीं मौसम की वजह से। ग्रीन थोड़ी होता है बेटा ना, एक भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता इनमें। क्लोरोप्लास्ट लीफ में होते हैं बेटा, कहाँ ना। हाँ हाँ, स्टेम ग्रीन है, हाइपोडर्म में क्लोरोप्लास्ट है, वो तो कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट है बेटा। स्टेम ग्रीन क्यों है? क्योंकि कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट, हाइपोडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसमें थोड़ी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। नो, जाइलम फ्लोएम नॉन ग्रीन है, ध्यान रहे। चलिए, हाँ क्या बात करते हैं? फाइबर। एनसीईआरटी का फाइबर्स बिकम डेड एट मैच्योरिटी। बच्चों फाइबर क्या है? सेल है, और जो भी सेल शुरुआत में बनेगी लिविंग बनेगी नहीं बनेगी? लिविंग बनती है। लिग्निन का डिपोजिशन शुरू हुआ, डिपोजिशन होते होते जब वो मैच्योर हो गई तब तक डेड हो गई सर, टोटल टाइम खत्म हो गया उसका, सेल वॉल इम्परमेबल हो गई, डेड हो गई सर। अरे बात क्लियर है? फ्लोएम फाइबर्स आर मच इलोंगेटेड फाइबर। बच्चों फ्लोएम फाइबर जाइलम फाइबर से कई गुना लंबे होते हैं, याद रखना एनसीईआरटी का पॉइंट है। आप देखिए,
लॉन्गेस्ट कॉमर्शियल फाइबर जूट फाइबर है जो कि फ्लोएम फाइबर है। लॉन्गेस्ट कॉमर्शियल फाइबर जूट फाइबर पढ़ा नहीं पड़ा, और फ्लोएम का फाइबर है वो। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल वो भी फ्लोएम फाइबर है। फ्लोएम फाइबर और बोहो मीरिया नीविया रेमी, याद आया? हाँ, बहू मेरी लंबी है, नीविया क्रीम लगाती है, नाम है रेमी, और वो भी फ्लोएम फाइबर है, ध्यान करेंगे। तो कहने का मतलब है फ्लोएम फाइबर कई गुना लंबे होते हैं जाइलम फाइबर से। जाइलम फाइबर तो शॉर्ट होते हैं, फ्लोएम फाइबर वेरी लॉन्ग होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं। बात क्लियर है? बेटा बहू के नाम से क्या हंस रहा है? 10 साल है, 10 साल, 10 साल है अभी तो। 5 साल MBBS, 5 साल MBBS, 1 साल इंटर्नशिप, 6 साल, 3 साल MD MSPG करने में लगते हैं, 9 साल, और 1 साल पैसा कमाओगे तभी तो शादी वादी कर पाओगे। तो 10 साल हो गए नहीं हुए? तो इसलिए 10 साल से पहले सोचना ही नहीं है, पढ़ाई करो चुपचाप। यहाँ भी पढ़ाई करनी है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करनी है, तो 10 साल तक तो सिर्फ बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। चलिए साहब, कॉलेज में, बेटा कॉलेज में नहीं पढ़ाई करनी है, वहां पे भी। चलिए बेटा, आज हम पढ़ाई नहीं करते ना तो यहाँ इस जगह नहीं खड़े होते, कहीं ना कहीं पान की दुकान लगा के बैठे होते। ये भाई साहब कौन सा पान लगाऊं, कट्टे वाला या चूने वाला? है नहीं है? या पे कहीं चाय बना रहे होते, भाई साहब कट दूं, आधा दूं, फुल दूं, ये होता? या कहीं गधे चला रहे होते? आज जो पढ़ाई नहीं करते उन्हें यही काम करने पड़ते हैं। हमारे फादर बोलते थे, हमारे फादर की कपड़े का शोरूम था, तो बीच में थोड़ा हमारा माइंड ये था, हमने कहा पापा अब तो पढ़ लिए, अब तो कपड़े का शोरूम खुलवा दीजिए, हम दुकान पे बैठेंगे। हमारे फादर का नहीं, नेवर, आपको पढ़ाई करनी है, ये मत सोचना कि मैं कपड़े की दुकान खुलवा दूं, शोरूम खुलवा दूंगा, नहीं। मैंने कहा अब तो पढ़ने, MSc हो गई, मैंने कहा तो, बोले नहीं MSc इसलिए थोड़ी कराई कपड़े की दुकान में बैठने के लिए। बोले एक काम करोगे, जिनकी बार कपड़ा नापते रहोगे, आधा मीटर 1 मीटर। बोले पढ़िए, आगे बढ़िए। तो फिर पापा ने कहा कि देख लो भैया, नहीं पढ़ोगे तो गधे चलाने पड़ेंगे। MSc करने के बाद की बात है, फादर बड़े स्ट्रिक्ट थे हमारे, मिलिट्री मैन के लंबे छोड़े थे, और आवाज ही मिलिट्री जैसी थी, देख लो पढ़ाई नहीं करते तो गधे चलाने पड़ेंगे। तो उन फादर की वजह से होता है, पेरेंट्स का एक होता है, तो दोबारा दबाओ, तो हम पढ़ते थे, हमने कहा पढ़ो यार, तो गधे दिला देंगे। मजाक की बात होती थी वो तो, लेकिन लगता तो था यार ये तो दुकान भी नहीं खुलवा के देंगे यार, मना ही कर दिया साहब। इसलिए पढ़े, आज आगे बढ़ गए, पढ़ गए तो यहाँ देखो आज एलन में है, अच्छी पोजीशन पे है ना? इसीलिए सब बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चों खूब पढ़ाई किया करो, मन लगा के पढ़ाई किया करो, मन लगा के पढ़ाई करोगे बहुत आगे बढ़ोगे बच्चों। जो भी सब कुछ है पढ़ाई में ही बच्चों, जो भी आप डॉक्टर बनने के बाद कलेक्टर SP बनना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, तो भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम डॉक्टर बनने, कई डॉक्टर हैं जो IAS IPS होते हैं, होते नहीं होते, बहुत होते हैं। हाँ, मेरे मोस्टली फ्रेंड या तो IAS है IPS। कोटा में अभी SP आए थे शरद चौधरी, आते उनका फोन आ गया कि भाई मैं तेरे शहर में आ गया हूँ, मैंने कहा आजा कर आजा। पुलिस लवाजमा लेके आया हूँ, घर पे खाना खाने आया हूँ, 4-5 गाड़ी आई पुलिस की, खट खट इशू इशू इशू, लोग घबराए गए, पता नहीं क्या हो गया यार, पुलिस आ गई। उन्होंने कहा सब अरोड़ा साहब के यहाँ मेहमान आए हैं। तो चमक बैठती लोगों के अंदर। उनसे पहले एक SP था राजन दुष्यंत, वो भी दोस्त था मेरा,
उसने कोटा दी, फोन कर दिया कि भाई आ गया, मैंने कहा जा। दोस्त अच्छे होने चाहिए आपके, ये नहीं चाय वाली दोस्ती करके बैठे हो, या कोई कचौरी वाले दोस्ती करके बैठे हो आप। वो ऐसी बातें करेगा कि भाई साहब सुबह से लेकर शाम तक 2000 कचौरी बेच लेता हूँ मैं तो। आप कहते हैं कितना कमा लेता है, कि 2000 रुपये रोज कमाता हूँ। 2000 रोज कमाता है, 60,000 महीना, या काम तो अच्छा है। तो उसने उसकी सोच आपके माइंड में डाल दी ना, क्योंकि आपको तो पता नहीं करना क्या है, और आप वही सोचने लग जाते हो। तो भैया ऐसी छोटी सोच वालों के साथ कभी मत रहा करो। सोच बड़ी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, है नहीं है? कोशिश होनी चाहिए कि हम हमारा साम्राज्य हो बहुत बड़ा, अरे खुद का हॉस्पिटल हो, खुद के बड़े बड़े घर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो। अरे सपना अच्छा होना चाहिए यार, ठीक है ना? तो मेहनत करो बच्चों के लिए, खूब मेहनत करो, और दोस्त अपने अच्छे बनाओ, बढ़िया दोस्त होने चाहिए यहाँ पे, तभी लाइफ जीने का मजा आएगा। बात समझ में आ रही है? दोस्त अच्छे होंगे, पढ़ने वाले होंगे, पढ़ाई करने वाले होंगे, तो आपको आगे बढ़ने में भी हेल्प करेंगे। ऐसे दोस्त नहीं होना चाहिए जिनकी आप हेल्प कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो, ऐसा नहीं। पढ़ाई करने वाले दोस्त होने चाहिए ना इस टाइम, तो इस टाइम की ये रिक्वायरमेंट है, दोस्त अच्छे होने चाहिए, ठीक है? चलिए सब बात, हमारे साथ तो ऐसा होता था, हम लोग जब पढ़ते थे, शाम को दोस्त आए थे, अरे उदयपुर में हो, पढ़ रहे हो शाम को, चलो घूम के आते हैं फतेह सागर। 2-3 बार चले गए हम यहाँ, 2 घंटे खराब हो गए, 3 घंटे खराब हो गए। हमने कहा कि यार क्या नाटक बची है, हम तो पढ़ने आए, टाइम थोड़ी खराब करने आए। समझदार थे हम पीएचडी के टाइम में। नेक्स्ट डे आया वो बंदा, अरे ये घूम के आते हैं, क्या पढ़ रहे हो? साहब मना किया, मैंने कहा नहीं भाई, अब नहीं जाएंगे, 3 दिन खराब हुए हमारे, अब नहीं जाएंगे, हम पढ़ने आए या नहीं यहाँ पे, हम टाइम खराब करने नहीं आए हैं। हमारे फादर ने पढ़ने के लिए भेजा है, हम कोई अंबानी से खानदान के नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर फादर हमारे को फैक्ट्री लगवा के दे देंगे। मैंने कहा भैया हमारे फादर की इतनी हैसियत नहीं है, हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, सीधी सी बात है यार, पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। जाना बंद कर दिया साथ में, वो बुरा मान गया, अरे मानते तो मान जा, क्या फर्क पड़ रहा है यार, हमें अपनी फ्यूचर देखना है, अपना करियर देखना है हमें। तो आज पढ़ाई कर गई, आगे बढ़ गए। वो लोग बैठे हुए दुकान खोल के, आधा किलो पत्ती आधा किलो शक्कर तोड़ रहा है वो बैठ के, भाई साहब आधा किलो तेल देना, आधा किलो पत्ती देना, तोड़ रहा है वो। इसलिए समझदार बनिए, टाइम खराब मत करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, बहुत कम टाइम बचा बच्चों, ठीक है ना? चलिए, तो यहां तक बात हुई हमारी फ्लोएम के बारे में। अब बच्चों बात करने जा रहे हैं हम टिश्यू सिस्टम के बारे में। टिश्यू सिस्टम आपने पढ़ा है, पहले ध्यान करेंगे, ईटीएस, बीटीएस, जीटीएस, याद आया? तो सब इसके 3 टाइप हैं, ईटीएस, बीटीएस, जीटीएस। टिश्यू सिस्टम को वॉन-सेज ने 3 टाइप में क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी। ध्यान रहे, आप जानते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इंक्लूड किया जाता है एपिडर्मिस को, शूट हेयर को, स्टोमेटा को, और रूट के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर। तो सब इसमें इंक्लूड कर दिया गया ईटीएस। वीटीएस में इंक्लूड करते हैं वेस्कुलर बंडल्स को, वेस्कुलर बंडल में आ गया जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि वेस्कुलर टिश्यू है, तो वेस्कुलर टिश्यू इंक्लूड कर दिया वीटीएस के अंदर। और जितना भी रिमेनिंग टिश्यू है उसे इंक्लूड कर दिया जाता है जीटीएस में, फॉर एग्जांपल हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलेज, पिथ, और बच्चों जो लीफ का मेसोफिल वाला पार्ट होता है उसे भी इंक्लूड किया जाता है, लीफ मेसोफिल वाले पार्ट को
इंक्लूड करते हैं हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी के चल रहे हैं बच्चों, ध्यान रहे। अब बच्चों प्लांट का कोई सा भी पार्ट हो, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, उसे हम 3 सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान करेंगे हमने स्टेम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ध्यान आया? अरे मैंने डायग्राम बना के स्टेम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ईटीएस, बीटीएस, जीटीएस में। अब मैं रूट को 3 पार्ट में डिवाइड करने चाह रहा हूँ। रूट में एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूड करेंगे ईटीएस में। रूट में वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम होते, इंक्लूड करेंगे वीटीएस में। रूट में जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ प्रेजेंट होता है, उसे इंक्लूड करेंगे हम जीटीएस में। रूट में ना तो हाइपोडर्मिस होती है, रूट में ना ही मेडुलरी रेंज होती है। अब मैं लीफ को 3 पार्ट में डिवाइड करने चाह रहा हूँ। बच्चों लीफ में एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी होते हैं, इंक्लूड करेंगे ईटीएस में। लीफ में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, मीन जाइलम फ्लोएम होते हैं, इंक्लूड करेंगे वीटीएस में। और लीफ का जो बचा हुआ पार्ट है लीफ मेसोफिल, उसे इंक्लूड करेंगे जीटीएस में। मॉड्यूल देंगे एक बार, दे दीजिए कोई सा। बच्चों हमने पहले भी डिस्कस किया था, सपोज ये लीफ है, सपोज ये लीफ है, इसको इस तरह रखते हुए ट्रांसफर सेक्शन कट किया हमने। ये वाला पोर्शन हम डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं। लीफ के अपर साइड में अपर एपिडर्मिस से, जो कि सिंगल लेयर स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती है, ये पूरी अपर एपिडर्मिस से सामने से सिंगल लेयर की फॉर्म में आपको दिखाई देती है। लीफ के लोअर साइड में लोअर एपिडर्मिस पूरी लोअर एपिडर्मिस से लोअर साइड में सामने से सिंगल लेयर की फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है। इस एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी है, जो भी है इंक्लूड कर दिया साहब ईटीएस के अंदर। आप जानते हैं लीफ के सेंटर में मिडरिब या मिडवेन प्रेजेंट होती है, जो कि रिमेनिंग वेन से थिक होती है। साइड में लेटरल वेन्स होती है, जो कि कंपैरेटिवली थिन होती है। कि जितनी भी वेन्स यहाँ पे रन कर रही हैं, उन सब में जाइलम एंड फ्लोएम रन कर रहा है। उनमें अपर साइड में जाइलम होता है, लोअर साइड में फ्लोएम होता है। जब हम ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो इस जगह पर आपको एक बड़ा वेस्कुलर बंडल दिखाई देगा, जाइलम फ्लोएम दिखाई देंगे सब इस जगह पर। वेन थिक है तो बंडल का साइज लार्ज है। लेटरल साइड में तो स्मॉल बंडल आपको दिखाई देंगे। वेन थिन है तो बंडल का साइज स्मॉल होगा साहब। तो वेस्कुलर बंडल को में शामिल कर दिया हमने वीटीएस में। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच में जितना भी ग्रीन टिश्यू भरा होता है उसे हम बोलते हैं लीफ मेसोफिल। बीचों में मिडिल फिल मतलब क्लोरोफिल वाला टिश्यू है। काय में आ गया वो जीटीएस। 3 पार्ट में डिवाइड किया नहीं किया हमने। अभी प्लांट का कोई सा भी पार्ट हो, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, उसे हम 3 सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। कर लेंगे एग्जाम में आ गया तो। अरे एनसीईआरटी का पॉइंट अच्छे से याद करना है बच्चों। एपिडर्मिस पेरेन्काइमेटस होती है, पेरेन्काइमा की बनी होती है। काय की बनी होती है? ये पेरेन्काइमा की बनी होती है। इन सबको हम पेरेन्काइमेटल नेचर का मानते हैं, तो हम कह सकते हैं ईटीएस इज कंपोज्ड ऑफ मेनली पेरेन्काइमा, मेनली पेरेन्काइमा का बना होता है। वीटीएस इज कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, देख पा रहे हैं आप? जाइलम एंड फ्लोएम का बना हुआ है वीटीएस। अब बच्चों इधर आते हैं। हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ आइदर कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा। डाइकोट हाइपोडर्मिस इज कोलेनकाइमेटस, मोनोकोट हाइपोडर्मिस स्क्लेनकाइमेटस पढ़ा है। जनरल कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस, एंडोडर्मिस पेरेन्काइमेटस, पेरिसाइकिल में स्क्लेनकाइमा पेरेन्काइमा दोनों हो सकते हैं। मेडुलेज पेरेन्काइमेटस, पिथ पेरेन्काइमेटस, लीफ मेसोफिल पेरेन्काइमेटस। तो हम कह सकते हैं जीटीएस इज कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेनकाइमा। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ध्यान करेंगे। बात क्लियर है? जीटीएस इज कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेनकाइमा। अब बच्चों एक एक करके हम सबकी बात करने जा रहे हैं। पहले मैं ईटीएस को लूंगा, फिर मैं वेस्कुलर बंडल्स के टाइप को लूंगा, उसके बाद लास्ट में हम लेंगे एनाटॉमी ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ को। ठीक है?
अब बच्चों पूरा ध्यान एक बार बोर्ड पे समझने पे लगाएंगे, ठीक है? चीजों को ध्यान से सुनना है, समझना है। बहुत सारे पॉइंट या एनसीईआरटी के आएंगे, सारे पॉइंट क्लियर कर देंगे। बच्चों ये मैंने दिखाई है एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। यहाँ पर आपको शूटर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम ट्राइकोम भी कहते हैं, और ये यूजुअली मल्टी सेलर होते हैं। लेकिन मोनोकोट स्टेम की एपिडर्मिस पर और लीव्स की एपिडर्मिस पर कोई शूट हेयर प्रेजेंट नहीं होते, देख लीजिए आप, कोई शूट हेयर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन क्यूटिकल दोनों जगह प्रेजेंट है। स्टेम भी प्लांट का एरियल पार्ट है, लीव भी प्लांट की एरियल पार्ट है, तो एरियल पार्ट पे क्यूटिकल प्रेजेंट है। अंडरग्राउंड पार्ट पे कोई क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं, देख पा रहे हैं आप? इस पॉइंट को थोड़ा समझना है बच्चों। एरियल पार्ट पे सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी तो वाटर का लॉस होगा। उस वाटर के लॉस को मिनिमाइज करना है, तो वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्यूटिकल डेवलप हो जाती है, जो कि क्यूटिन की बनी होती है, और ये क्यूटिन वैक्स लाइक मटेरियल लिपिड होता है। ध्यान रहे, इसका फंक्शन है वाटर के लॉस को मिनिमाइज करना। रूट अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड रूट पे सनलाइट नहीं पड़ती है, सनलाइट नहीं पड़ेगी तो वाटर का लॉस भी नहीं होगा। वाटर का लॉस नहीं होगा तो सब इसे प्रिवेंट करने को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती। तो रूट चाहे डाइकोट हो चाहे मोनोकोट, इस पे कोई क्यूटिकल नहीं होती है। एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल इज नोन एज एपिब्लेमा। ये टर्म हम सिर्फ और सिर्फ रूट में यूज करते हैं, स्टेम में लीफ में टर्म यूज नहीं करते। एपिब्लेमा की बात कर रहा हूं मैं, क्या यूज कर सकते लीफ के स्टेम में? नहीं कर सकते। एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल इज नोन एज एपिब्लेमा। इट इज आल्सो नोन एज राइजोडर्मिस। बच्चों जो भी स्ट्रक्चर वाटर एब्जॉर्ब करता है उसके लिए राइजो या राइजा टर्म यूज कर लिया जाता है। जैसे माइकोराइजा है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। राइजोस्फीयर है, रूट के आसपास का रीजन राइजोस्फीयर कहलाता है। ऐसे माइकोराइजा है, माइको मींस फंगस, राइजा मींस रूट, एंड एसोसिएशन बिटवीन रूट एंड फंगस इज नोन एज माइकोराइजा। पढ़ा है? तो राइजा का मीनिंग हो गया राइजो, राइजा का मीनिंग होता है रूट, तो रूट की डर्मिस एपिडर्मिस नाम दिया गया राइजोडर्मिस से। ये दोनों टर्म हम सिर्फ और सिर्फ रूट में यूज करते हैं, ये दोनों टर्म कभी भी स्टेम में लीफ में यूज नहीं करते हैं। अरे बात समझ में आ रही है? अभी एक दो पॉइंट और सुन लीजिए, सुनिए आप, पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। प्लांट के एरियल पार्ट पे सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर को मेंटेन करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करना है तो स्टोमेटा चाहिए, तो एपिडर्मिस में स्टोमेटा होंगे, स्टेम में भी स्टोमेटा होते हैं और लीफ में भी स्टोमेटा होते हैं एपिडर्मिस में। अंडरग्राउंड पार्ट पे कोई सनलाइट नहीं पड़ती है, कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करना है, कोई ट्रांसलेशन नहीं करना है, तो स्टोमेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रूट में कोई स्टोमेटा नहीं होता, ध्यान करेंगे। तो रूट में स्टोमेटा नहीं है, सब ध्यान रहे, तो सब ध्यान रहे। स्टेम में क्यूटिकल भी प्रेजेंट है, स्टोमेटा भी प्रेजेंट है। ऐसे स्टेम मोनोकोट का आ गया, लीफ आ गई, क्यूटिकल भी प्रेजेंट है, स्टोमेटा भी प्रेजेंट है। रूट की बात करें, नो क्यूटिकल, नो स्टोमेटा, क्यूटिकल भी एब्सेंट, स्टोमेटा भी एब्सेंट। अभी समझते जाए बच्चों, शूट हेयर का फंक्शन भी होता है वाटर के लॉस को मिनिमाइज करना। शूट हेयर की बात कर रहा हूं जिन्हें ट्राइकोम कहते हैं। अब ये कैसे वाटर के लॉस को मिनिमाइज करते हैं बच्चों? सपोज ये शूट हेयर है, इसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है, देख पा रहे हैं आप? जहां क्यूटिकल आ गई वाटर के लॉस को मिनिमाइज कर देगी। ये जो शूट हेयर होता है ये यूजुअली ग्लैंडुलर नेचर का होता है, सिक्रेटरी होता है, तो ये गम लाइक सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है। तो गम का यहाँ पे डिपोजिशन हो गया सब, कौन जम गया यहाँ पे? क्यूटिकल पहले से प्रेजेंट है, गम भी आ गया, तो वाटर का लॉस कम होगा नहीं होगा? तो वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने का काम करते हैं शूट हेयर, ध्यान रहे। अरे बात समझ में आ रही है? अब आ रहे हम रूट हेयर पे। बच्चों रूट हेयर का फॉर्मेशन एपिडर्मल सेल के इलोंगेशन से होता है। जब एपिडर्मल सेल इलोंगेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो रूट हेयर बन जाता है साहब। तो हम कह सकते हैं एपिडर्मल सेल जब प्रोट्रूड आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है। इसलिए रूट हेयर ऑलवेज यूनिसेलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलर। जो भी सेल रूट हेयर फॉर्म करती है उसे हम कहते हैं ट्राइकोब्लास्ट सेल है। रूट हेयर फॉर्मिंग सेल इज नोन एज ट्राइकोब्लास्ट सेल। अब सब इधर आते हैं बच्चों, तीन रीजन आप देख रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन,
इलोंगेशन जोन, मैचुरेशन जोन। रूट एयर आपको दिखाई देंगे मैचुरेशन जोन में। ये बच्चों मैंने रूट के लोअर साइड के पार्ट को एनलार्ज फॉर्म में दिखा दिया। एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम आपको दिखाई देगा। ये डायग्राम देखते ही बच्चों को लगता है कि रूट है ऊपर तक होते हैं, ऊपर तक नहीं है बच्चों, ये तो लोअर साइड के पार्ट को एनलार्ज करके दिखा रखा है। सपोज रूट 20 फुट की लंबी है, तो क्या वहां तक पूरे में रूट एयर होंगे? नो, ओनली लोअर साइड में रूट एयर दिखाई देते हैं। बच्चों तीनों जोन की लेंथ होती है 1 to 6 सेंटीमीटर। तो इतना छोटा सा जोन होता था, 1 से 6 सेंटीमीटर तक तीनों जोन की लेंथ होती है। यूजुअली 1 या 2 सेंटीमीटर होती है। अब इमेजिन करें 20 फुट की रूट है, 1 या 2 सेंटीमीटर में रूट एयर प्रेजेंट है पीछे साइड। अरे बात समझ में आ रही है? इसलिए एनसीईआरटी ने प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर में लिखा है रूट हेयर्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट। एट द टिप ऑफ द 20 फुट में से टिप तो मानेंगे नहीं मानेंगे, तो टिप पे प्रेजेंट होते हैं। अरे अपर साइड में सेकेंडरी ग्रोथ होगी साहब, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वुड बनेगी, बाहर क्या छाल बनेगी। तो जहां छाल बन गई वो रूट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ये वाला पोर्शन नीचे शिफ्ट होता जाता है, पीछे वाले पार्ट में सेकेंडरी ग्रोथ होती जाती है। तो जहां सेकेंडरी ग्रोथ हो गई वहां कोई रूट नहीं होगा। अरे बात समझ में आ रही है? सारे पॉइंट क्लियर हुए यहाँ तक? नोट करना चाह रहे हैं? नोट कर लीजिए फटाफट। यार ब्लर यहाँ से नहीं हो रहा सब बच्चों को? बच्चों ब्लर हो रहा है क्या? चश्मा साफ करो बेटे। ब्लर क्लास में कैसे हो सकता है बेटा? ऑफलाइन क्लास में, तो ऑनलाइन वाले चीज बोल रहे हैं। क्लियर है? एक बच्चे का रूट टिप पे राउंड स्ट्रक्चर क्या है? बेटा ये तो रूट केप है। रूट केप कितनी बार दिखाई है आपको? ऐसा मत करो बेटा, ये तो बेसिक चीजें हैं कि मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रोटेक्शन देने के लिए रूट केप प्रेजेंट होती है। सारे पॉइंट एनाटॉमी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे नहीं हो रहे? वही क्लियर करना है बच्चों आपको। अब वो क्लियर करवाने में आया हूँ। ऐसे कहा गया ये बच्चे बहुत बढ़िया हैं, रैंकर बच्चे हैं, बहुत अच्छी रैंक देंगे ये बच्चे, इसलिए मुझे भेजा है कि सर रैंक की और अच्छी आनी चाहिए, आप चाहिए रैंक बढ़ानी है इन बच्चों की। अरे मेरे वाले पोर्शन जो दो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, मॉर्फोलॉजी फैमिली भी पढ़ाऊंगा इसके बारे में। अब 2 टॉपिक में कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। 12 क्वेश्चन का वेटेज होता है, और इतनी गारंटी है मेरी कि एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाएगा आपका।
अब बच्चों पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाएंगे। दो टाइप के वेस्कुलर बंडल आपके सामने है, रेडियल एंड कॉन्जॉइंट। ध्यान से सुनिएगा सब। रेडियल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन द रूट से। बच्चों रूट चाहे डाइकोट की हो, मोनोकोट की हो, जिम्नोस्पर्म की हो, फर्निक की हो, बंडल होगा रेडियल। कौन सा होगा? रेडियल। एक्सेप्शनली रेडिश कैरेक्टर ने पेड रूट में बंडल होता है कॉन्जॉइंट कोलेटल। वो एक्सेप्शन याद नहीं करना है आपको, याद रखना रूट में बंडल होता है रेडियल। अब सब देखिए यहाँ पे, जाइलम अलग रेडियस पर, फ्लोएम अलग रेडियस पर, जाइलम अलग फ्लोएम अलग, जाइलम फ्लोएम अल्टरनेटिवली अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट है, तो कह दिया रेडियल वेस्कुलर बंडल है। बच्चों जाइलम में जहां पर नैरो एंड आपको दिखाई देगा वहां पर होगा प्रोटोजाइलम, और जहां ब्रॉड एंड होगा वहां होगा मेटाजाइलम। तो कि आप जानते हैं प्रोटो की सेल्स का ल्यूमेन नैरो होता है, मेटा की सेल्स का ल्यूमेन वाइड होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टेम के अंदर उल्टा है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर है, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी है। यहाँ पे प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी है, मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। देख पा रहे हैं आप? उल्टा पोजीशन है रूट एंड स्टेम के अंदर, देख लीजिए आप। अब यहाँ पे पोजीशन देखनी है मेनली प्रोटोजाइलम की। पोजीशन देखनी है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम बाहर तो जाइलम एक चार्ज है, प्रोटोजाइलम अंदर तो जाइलम एंडार्च है। बात समझ में आ रही है? प्रोटोजाइलम बाहर तो जाइलम और प्रोटोजाइलम अंदर तो जाइलम एंडार्च। तो हम कह सकते हैं रूट के अंदर जाइलम होता है एक चार्ज है, तो रूट में जाइलम होता है सब एक चार्ज। ध्यान रहे। अब सब आ रहे हम जाइलम के डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे बच्चों। डेवलपमेंट को शो करते हैं फ्रॉम प्रोटो टू मेटा, करते नहीं करते? अरे प्रोटो से मेटा की ओर मैंने एरो लगाए हैं, सही लगाए हैं। पहले बनता है प्रोटो, बाद में बनता है मेटा। बच्चों डेवलपमेंट में हमेशा एरो प्रोटो से मेटा की ओर लगाते हैं हम। तो मुझे पता है ये डेवलपमेंट पेरिफेरी से सेंटर की ओर हो रहा है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल तो रूट में जाइलम के डेवलपमेंट का टाइप होता है सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल टाइप का जाइलम डेवलपमेंट हमें रूट में देखने को मिलता है, और जाइलम होता है एक चार्ज। अब बच्चों इधर आते हैं कॉन्जॉइंट पे। ध्यान दीजिए, पहले बात पे नोट करिएगा। कॉन्जॉइंट का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ में है, जॉइंटेड फॉर्म में है। अब बच्चों जाइलम फ्लोएम एक साथ दिखाई दे रहे हैं आपको, और दोनों सेम रेडियस पर है। रेडियस की सेम, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर देख लीजिए आप। तो कॉन्जॉइंट बंडल जितने भी होते हैं उनमें जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं। कॉन्जॉइंट के दो टाइप हैं, कोलेटरल बाइकोलेटरल। जाइलम के एक लेटरल साइड में फ्लोएम दिख रहा है आपको तो कहेंगे कोलेटरल है। जाइलम के एक लेटरल साइड में फ्लोएम है तो हो गया कोलेटरल है। देख पा रहे हैं आप? जाइलम के दोनों लेटरल साइड में फ्लोएम है तो बोलेंगे बाइकोलेटरल है। बाई मींस टू, दोनों लेटरल साइड में फ्लोएम आ गया तो बाइकोलेटरल है। कोलेटरल के दो टाइप है, ओपन एंड क्लोज। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो ओपन बोलेंगे, कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड बोलेंगे। बच्चों बाइकोलेटरल बंडल में दो कैम्बियम है तो ऑलवेज ओपन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? ये ऑलवेज ओपन होते हैं। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस याद रखनी है, आउटर फ्लोएम, आउटर कैम्बियम, मिडिल जाइलम, इनर कैम्बियम, इनर फ्लोएम। मोस्टली बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमेशा याद रहे प्लांट अपने जाइलम को अंदर रखता है, फ्लोएम को बाहर रखता है। देख लीजिए अब जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है। यदि प्लांट ने अपने जाइलम को बाहर रख दिया तो सनलाइट की वजह से ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, इसलिए प्लांट हमेशा अपने जाइलम को कहाँ रखता है? अंदर, फ्लोएम बाहर रखता है। ऐसे यहाँ पर भी जाइलम को रखा हुआ है अंदर, फ्लोएम को रखा हुआ है बाहर। इसे याद रखना है, जाइलम अंदर रखना है, फ्लोएम बाहर रखना है, तो सीक्वेंस कभी गड़बड़ नहीं होगी आपकी। बात समझ में आ रही है? इवन जब सेकेंडरी जाइलम बनता है तो वो भी अंदर की साइड बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की साइड बनता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम के इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम, वेस्कुलर कैम्बियम के आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। तो वो जो जाइलम फ्लोएम बन रहा है वो भी जाइलम अंदर बन रहा है, फ्लोएम बाहर बन रहा है। कोई सा भी जाइलम फ्लोएम देख लीजिए आप, जाइलम हमेशा अंदर दिखाई देगा, फ्लोएम बाहर दिखाई देगा। अरे बात समझ में आ रही है? अब सब कैम्बियम है, तो कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी। कैम्बियम है तो मुझे बताएं डाइकोट स्टेन में बंडल ओपन या क्लोज? ओपन। कैम्बियम होनी चाहिए सर। जिम्नोसोम स्टेम में ओपन, मोनोकोट स्टेम में क्लोज होना चाहिए, क्योंकि कैम्बियम की रिक्वायरमेंट नहीं है मोनोकोट में, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं। डाइकोट लीफ में क्लोज। अरे लीफ में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। लीफ चाहे डाइकोट हो, मोनोकोट हो, बंडल क्लोज होगा नहीं होगा? डाइकोट लीफ पे क्लोज होता है,
एक्सेप्शनली कुकुरबिटेसी फैमिली में होता है बाइकोलेटरल, एक्सेप्शन है डाइकोट की फैमिली कुकुरबिटेसी है, बंडल है बाइकोलेटरल ओपन, होना चाहिए था कोलेटरल ओपन, होता है एक्सेप्शनली बाइकोलेटरल ओपन कुकुरबिटेसी फैमिली में। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये बंडल किस में है, या तो स्टेम या लीफ में है। अरे स्टेम या लीफ में ना, तो हम कह सकते हैं कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन द शूट। अरे शूट को में हुए नहीं होगा, अरे स्टेम लीव्स को मिला के शूट बोलते नहीं बोलते, तो शूट में है स्टेम और लीव्स में बंडल हो गया, कॉन्जॉइंट हो गया। अब बच्चों प्रोटोजाइलम की पोजीशन देखना है आपको, तो बस सेंटर है प्रोटोजाइलम, बाहर तो जाइलम एक चार्ज, प्रोटोजाइलम अंदर जाइलम एंडार्च। हम कह सकते हैं शूट में जाइलम होता है एंडार्च, तो एंडार्च जाइलम हमें देखने को मिलता है शूट के अंदर। अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट हम शो करेंगे फ्रॉम प्रोटो टू मेटा, करेंगे नहीं करेंगे, प्रोटो टू मेटा शो कर दिया, एरो लगा दिए मैंने। बच्चों सेंटर से पेरिफेरी तक एरो जा रहे हैं, तो कौन सा हो गया, सेंट्री। तो शूट में जाइलम का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का जाइलम डेवलपमेंट हमें शूट में दिखाई देगा साहब। अब बच्चों ये पॉइंट भी याद करना है, देखेंगे साहब कैसे याद करना है दोनों पॉइंट को। बच्चों ये शूट एंड रूट को मैंने दिखा दिया, देख रहे हैं आप, शूट में जाइलम एंडार्च, रूट में जाइलम एक्चार्ज। आप किसी को धमकी दे रहे हैं कि आपने हमारा कहना नहीं माना, तो हम तुम्हें शूट करके एंड कर देंगे। शूट में एंड एंडार्च है, शूट में क्या है, तो शूट करके एंड कर देंगे, ऐसे याद रखना है। शूट में एंडार्च है, रूट में एक्चार्ज हो गया। अब दूसरा पॉइंट याद करना, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल देखेंगे। रूट में वाटर बाहर से अंदर एंटर करना है, बाहर से अंदर, तो सेंट्रीपिटल हो गया है, सेंट्रीफ्यूगल हो गया, सेंट्रीपिटल। शूट से वाटर का लॉस चल रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल, अंदर से बाहर सेंट्री, इसे याद हो गया आपको। ये डायग्राम एग्जाम में याद आए चाहे नहीं आए, दोनों पॉइंट याद आ जाएंगे आपको, तुरंत याद आएगा, याद आएगा नहीं आएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, अच्छे से याद रखने चारों पॉइंट। अब बच्चों एनाटॉमी के मेन पॉइंट आने स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बंडल का एक टाइप बचा है वो खत्म कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम, डाइकोट सॉरी मोनोकोट स्टेम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।